students, how are you? I hope you are all fine. क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अंदर पिछले 3 वीडियो में अपन ने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में अपन ने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। मेन टॉपिक अपना चल रहा था टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स अपन यूज में लेते हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहला टूल्स किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड किया था वेक्टर, और आज अपन करेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वाले चैप्टर में आपको थोड़ा सा स्टडी केयरफुली करनी पड़ेगी। इस वाले चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं, जो आपने पहले कभी वर्ड्स सुने नहीं थे, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। इसलिए अपन थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हैं और प्रॉपर अपन रिवाइज कर रहे हैं। तो अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अब तक दो टूल्स पढ़ चुके हैं। एक बार दोनों का अपन फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद में अगले टूल्स के ऊपर आएंगे। तो देखो, सबसे पहला टूल्स अपन ने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? एक्चुअल में न्यूक्लियेज एंजाइम है। कौन से एंजाइम है? न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज का मतलब क्या हो गया है? न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को काटने वाले एंजाइम। ये डीएनए वर्ड बार बार में आ रहा है। तो डीएनए के बारे में बेसिक आपको पता है शायद, मेरे ख्याल से। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीएनए की ऐसी स्ट्रक्चर आपने कई बार 10th क्लास के अंदर 9th क्लास में बनाई होगी। ये डीएनए क्या होता है? पूरा नाम है इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? कोई सेल जो होती है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पाया जाता है। और अपन बार बार में बात कर रहे हैं कि डीएनए का एक फ्रेगमेंट काटा अपन ने, एक टुकड़ा काटा अपन ने। तो जो फ्रेगमेंट अपन काट रहे हैं, एक्चुअल के अंदर वो फ्रेगमेंट जो है ना, वो एक जीन है। यानी डीएनए का एक स्मॉल फ्रेगमेंट जो एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको अपन एक जीन कहते हैं। तो अपन इसका जो टुकड़ा काट रहे हैं, एक्चुअल में वो जीन है। ये अपन बार बार में वर्ड्स यूज में आएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि डीएनए क्या है। डीएनए को कट करने के बाद वो जो फ्रेगमेंट अपन अलग कर रहे हैं, उसको अपन जीन भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस एंजाइम वो हो गए जो डीएनए को काटते हैं, यानी कट करते हैं, जगह जगह से अपन काट करके इसके फ्रेगमेंट्स को अलग कर लें। ये 2 टाइप्स के पढ़े थे अपन ने, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस वो थे जो बीच में से कहीं से भी कट करें। एक्सोन्यूक्लियस वो थे जो किनारों पर से काटे डीएनए को। ये अपन कर चुके हैं, पहले सिर्फ डिवीजन कर रहे हैं। अब नाम आया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम हो गए जो एंडो का मतलब अंदर से तो काटेंगे, बीच में से तो काटेंगे, मगर एक स्पेशल साइट से काटेंगे। ये बीच में बहुत सारी जगह हो गई है, तो एक फिक्स जगह से काटेंगे, फिक्स साइट से काटेंगे। ऐसे एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। और जिस साइट से वो कट लगाते हैं, जहाँ से काटते हैं, उसको रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव ए स्पेशल रिकॉग्निशन साइट। यानी हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है। सबकी अलग अलग जगह होती है जहाँ से वो कट करेंगे। और रिकॉग्निशन साइट जो होती है, वो रिकॉग्निशन साइट अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 नाइट्रोजनस बेस की बनी होती है। इसका अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अपन ने एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल कौन सा लिया था अपन ने? इको आर फर्स्ट, ई कैपिटल, सी ओ स्मॉल, आर कैपिटल और फर्स्ट रोमन नंबर में। इको आर फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जाम्पल था, जिसकी रिकॉग्निशन साइट कौन सी थी? GAA-PTC। आप देख सकते हैं 6 नाइट्रोजनस बेस से बनी होती है, 1 2 3 4 5 6। अब डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, ऐसे इसी को अपन ऐसे बना सकते हैं, दोनों स्टैंड ऐसे हेलिकल फॉर्म के अंदर। एक स्टैंड ये हो गया है, तो दूसरे वाला स्टैंड इसके नीचे होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री अपन लिखेंगे तो GAA-PTC। इधर से भी ये हो गया, तो इसका इधर ये 5 प्राइम, इधर ये 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम। तो देखो, इसको इधर से इधर रीड कर लो, चाहे इधर से इधर रीड कर लो, सेम सीक्वेंस मिल रही है। ऐसी सीक्वेंस को अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। यानी
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट जो होती है हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से बनी होती है, ये अपन कर चुके हैं। इसके बाद में ये एंजाइम कट कहाँ पर लगाएगा, जी और ए के बीच में कट लगाएगा, ये अपन कर चुके हैं। यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को स्पेशल साइट से काटने वाले एंजाइम होते हैं, कट करने वाले एंजाइम होते हैं, इसलिए इनको एक नाम और दिया जाता है जो आपको मेरे वीडियो में बताया था, मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं, यानी सीजर का मतलब कैंची, यानी डीएनए को काटने वाले एंजाइम मोलिकुलर सीजर कहलाते हैं। अब उसके बाद में मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था कि अपन कैसे दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करके काट करके उसका दूसरे वाले का टुकड़ा पहले वाले के अंदर जोड़ करके अपन कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, वो एक डायग्राम के थ्रू आपको मैंने बताया था। ऐसे अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पढ़ा था। फिर प्रीवियस वीडियो में अपन ने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। वेक्टर क्या होते हैं, देखो बैक्टीरियल सेल में, तो बैक्टीरियल सेल जो होती है यानी बैक्टीरिया, उसके अंदर उसका मेन डीएनए तो होता ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और पाया जाता है। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इसका मेन क्रोमोसोम या डीएनए की बात है, मेन क्रोमोसोम बोल दो या मेन डीएनए बोल दो। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल डीएनए और पाया जाता है जो सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है और सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, यानी अपने जैसे ही एक कॉपी और तैयार कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, यानी रेप्लिकेशन मतलब कॉपी तैयार कर सकता है, सेल्फ यानी अपने आप कर सकता है। इस वाले एडिशनल डीएनए को अपन वेक्टर कहते हैं और अपन पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला वेक्टर जो है उसका नाम होता है प्लाज्मिड। ध्यान रखना है, वेक्टर के कई टाइप होते हैं, प्लाज्मिड, फेज्मिड, कोज्मिड, बैक्टीरियोफेज। उनमें से प्लाज्मिड डीएनए जो होता है ना, वो बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला वेक्टर होता है। ध्यान रखना आपको, बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला प्लाज्मिड डीएनए वास्तव में क्या है, एक वेक्टर है। वेक्टर क्यों बोला इसको, क्योंकि इसके दो फायदे हैं अपने पास। वेक्टर का तो मतलब ये हो गया कि ये एक ऑर्गेनिजम्स की किसी जीन को कैरी करता है अपने साथ और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल में लेकर जाता है। यानी ये वाले वेक्टर डीएनए जो होता है इसका इस बैक्टीरियल सेल को ऊपर इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसको अगर अपन बाहर भी निकाल देंगे तो इस सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मेन क्रोमोसोम जो मेन डीएनए जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है सेल को। इसको बाहर निकाल करके इसके साथ में अपन ने किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसके एक फ्रेगमेंट को काटा, कटे हुए फ्रेगमेंट को बाहर किया और किसी दूसरा डीएनए जो है इसी डीएनए का एक फ्रेगमेंट यानी एक जीन काटा और इसको यहाँ पर जोड़ दिया, बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। क्योंकि ये डीएनए तो है, प्लाज्मिड डीएनए जो है तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए बन गया, क्योंकि इसके अंदर अपने किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के फ्रेगमेंट को यहाँ पर लाइगेट कर दिया है, जोड़ दिया है। अब इसको अपन इस प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ले जा सकते हैं, यानी ये अपने साथ कैरी करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेकर भी चला जाता है, इसलिए वेक्टर भी है। और साथ में ये इस डिजायर्ड जीन जो अपना जीन जो डाला है ना, डिजायर्ड का मतलब इच्छित या वांछित, इसी वेक्टर कैरेक्टर वाला जीन है तभी इसके अंदर जोड़ा है अपन ने, तभी अपन को दूसरी सेल में लेकर के जाना है अपन को, तो इस डिजायर्ड जीन की क्लोनिंग भी करता है। अब एक नया वर्ड आ गया, व्हाट इज जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन क्लोनिंग, देखो क्लोनिंग वर्ड का मतलब होता है क्लोन तैयार करना। क्लोन का मतलब होता है हूबहू कॉपी, जैसा है वैसा का वैसा और तैयार करना। क्लोनिंग का मतलब, क्लोन का मतलब कॉपी होता है। तो ये एक जीन अपन ने डाला है ना, इसके अपने पास बहुत सारी जीन अपन को चाहिए, इसके जैसे हूबहू कॉपी और चाहिए, तो वो काम भी ये अपना प्लाज्मिड डीएनए यानी ये वेक्टर कर देगा। कैसे कर देगा, अगर इस प्लाज्मिड डीएनए को अपन ने बाहर निकाला, इसमें अपन ने काट करके इस वाले पार्ट को अलग किया, यहाँ पर दूसरा डाला, अब वापस अपन इसकी होस्ट सेल में डाल देते हैं। अब एक नया वर्ड आ गया, व्हाट इज होस्ट सेल। होस्ट सेल कौन सी होती है, जिस बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड डीएनए नेचुरली पाया जाता है ना, वो बैक्टीरियल सेल इस प्लाज्मिड डीएनए के लिए इसकी होस्ट सेल कहलाती है, इसके अंदर पाया जाता है, तो ये होस्ट हो गया है इसके लिए, ये सेल होस्ट हो गई है। तो अपन ने निकाल लिया, निकाल करके बाहर इसमें जोड़ तोड़ कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अब इसको वापस इसके अंदर जब अपन डाल देंगे तो अपन ने ये चीज़ पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं, अपनी कॉपी खुद तैयार अपनी जैसी दूसरी तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही अपनी कॉपी तैयार करेगा दूसरा बनाएगा, पहले बना रहा था तब अपना जीन नहीं था, मगर अब बनाएगा तो अपना जीन भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो दूसरा जब बनेगा तो अपना एक जीन जो डाला था वैसे ही दूसरा जीन और बन गया, तो बन गई कॉपी इसी जीन को, एक जीन डाला था दो बन गए। ऐसे ही
नई बैक्टीरियल सेल बनेगी, जब इस बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन होगा तो जब प्रोजेनी सेल्स बनेगी उनके अंदर भी ये काम लगातार होता जाएगा। तो जब बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपना जीन की क्लोनिंग होती जाएगी, यानी एक कॉपी जीन से हजारों लाख कॉपी अपन जीन तैयार कर सकते हैं, इसे बोलते हैं जीन क्लोनिंग। तो वेक्टर डीएनए अपने दो काम आ रहा है, जीन की क्लोनिंग करने में भी और किसी डिजायर्ड जीन को किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर करने में भी, यानी जीन ट्रांसफर और जीन क्लोनिंग दोनों काम हो गए वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब देखो अपन बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको नोट्स के अंदर तो मिल गया था, नोट्स में तो मैंने सेंड कर दिया था, मगर डिस्कशन कर नहीं पाए थे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। वेक्टर डीएनए जो होते हैं वो जीन ट्रांसफर में काम में आते हैं, अभी आपको मैंने बताया। अब जीन ट्रांसफर करना है तो किसी ऑर्गेनिजम्स की सेल में करना है। जीन ट्रांसफर करने का मतलब किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ भी तो जोड़ना है डीएनए को, जीन को। तो किसी ऑर्गेनिजम्स की सेल में अपन को जीन ट्रांसफर करना है। तो ऑर्गेनिजम्स अपने पास प्लांट्स भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो अब अपने पास दो काम हो गए हैं, या तो अपन को एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करना है या प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करना है। तो एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए अपने पास अलग टाइप्स के वेक्टर काम में आते हैं। एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए अलग वेक्टर अपन यूज में लेंगे और प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए अलग वेक्टर काम में लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना है आपको। अगर अपन को एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करना है, यानी अपन को नंबर एक चीज बता रहा हूं, जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स, कोई भी एनिमल सेल्स है उनके अंदर डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना है, तो अपन को जो वेक्टर यूज में लेने हैं वो वेक्टर किस बैक्टीरियल सेल से काम में लेने हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। ई कोलाई वर्ड बार बार में आएगा। ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नेम है, एक बैक्टीरिया का नेम है, इसका पूरा नाम होता है इश्चेरिशिया कोलाई। इश्चेरिशिया जीनस का नेम होता है, कोलाई इसकी स्पीसीज होती है। तो एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए अपन ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड डीएनए जो है, प्लाज्मिड डीएनए क्या है, वेक्टर ही तो है प्लाज्मिड डीएनए यानी वेक्टर को काम में लेंगे। और अगर अपन को तो एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए अपन ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड डीएनए को काम में लेते हैं। अब अपन को दूसरा काम होता है जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। अगर अपन को प्लांट की किसी सेल में या प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करना है, तब अपन कौन से वेक्टर्स को यूज में लेंगे, तब आपको ध्यान में रखना है वेक्टर जो काम में आएंगे अपने, वो वेक्टर होंगे तो बैक्टीरियल सेल की, यानी प्लाज्मिड ही है वो भी, मगर वो बैक्टीरिया जो है ना वो ई कोलाई नहीं होगा। वो बैक्टीरिया यहां पर आपको ध्यान में रखने हैं। दो बैक्टीरिया के नाम जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एक तो आ जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और दूसरा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। ये ध्यान में रखने आपको, ये क्या है, दोनों बैक्टीरियम वर्ड आ रहा है, इसका मतलब बैक्टीरिया ही है। एक तो बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स और एक दूसरा बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। एग्रोबैक्टीरियम जीनस का नेम है, ट्यूमीफेसियंस स्पीसीज का नेम है। इसका मतलब दोनों की जीनस तो सेम है, एग्रोबैक्टीरियम जीनस का ये बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम जीनस का ये बैक्टीरिया है, मगर इसकी स्पीसीज है ट्यूमीफेसियंस, इसकी स्पीसीज है राइजोजिन्स। अब ये दोनों बैक्टीरिया किस में कब काम में आएंगे, जब अपन को किसी प्लांट सेल में डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करना है। अब इनके अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मिड डीएनए जो है ना, यानी ये भी एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी मेन डीएनए, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये भी एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी मेन डीएनए, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। यहाँ पर ये प्लाज्मिड डीएनए का अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था, पीडीएफ के अंदर आपको भेजा भी था मैंने आपको नोट्स के अंदर, आपने एक डायग्राम बनाया था ऐसा सर्कुलर सा, ऐसा डबल स्टैंडर्ड, जिसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट बनाई थी, जैसे पीवीयू फर्स्ट बनाया था, इकोआर फर्स्ट का बनाया था, यानी ये तो एंजाइमों के नाम थे, ये रिकॉग्निशन साइट थे, यानी जहां से ये कट करेंगे। इसके अलावा आपने ओआरआई बनाया था,
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये वो जीन है जिसके कारण से ये अपनी सेल कॉपी अपनी रेप्लिकेशन कर पाता है, यानी अपना जैसा हुबहू तैयार कर पाता है। ये ओआरआई था, ऐसे अपने बनाया था। और बीच में आपने नाम लिखा था PBR 322, ये नाम लिखा था। ये क्या है PBR 322? ये PBR 322 ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड का एक एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पर ई कोलाई में पाए जाने वाला प्लाज्मिड डीएनए जो है ना, उसका एग्जाम्पल है ये PBR 322। आप कंफ्यूज हो जाए कि PBR 322 क्या हो गया है। ये PBR 322 एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है। बहुत सारे प्लाज्मिड ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाले, PBR 322 है, PBR 325 है, 327 भी है, मगर जो सबसे ज्यादा अपने काम में आता है ना वो PBR 322 है। वैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस और एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए यानी जो वेक्टर पाए जाते हैं उनके भी नाम हैं, ये ध्यान में रखने आपको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसका नाम है TI प्लाज्मिड, कैपिटल T स्मॉल I, TI प्लाज्मिड। इंपॉर्टेंट नाम है, आगे अपन डिटेल से इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का TI प्लाज्मिड किस टाइप से प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करता है। और एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसका नाम है RI प्लाज्मिड। क्या नाम है? RI प्लाज्मिड। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर अपन को जीन ट्रांसफर प्लांट्स में करना है तो अपन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का TI प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स का RI प्लाज्मिड काम में लेना है। और अगर अपन को जीन ट्रांसफर एनिमल्स में करना है तो अपन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मिड डीएनए को काम में लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया है। हालांकि ये चीज आपने नोट्स में लिख ली थी, क्योंकि मैंने नोट्स आपको यहाँ तक ही भेज दिए थे जिसमें आपने ये चीज मेंशन कर ली थी, नोट डाउन कर ली थी। प्रीवियस वीडियो में ये बातें अपने रह गई थी, ये मैंने आपको दोबारा से बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ में आ गए होंगे आपके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्हाट इज TI एंड व्हाट इज RI, ये क्या है TI RI। आप शायद अनुमान ये लगा रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है इसलिए TI हो गया, इसका नाम T से T जुड़ गया है, और ये लाइसोजीन्स है तो R से R जुड़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। TI का मतलब ट्यूमिफिशियंस से नहीं है, RI का मतलब R लाइसोजीन से नहीं है। यहाँ पर डिटेल से स्टडी अपन आगे करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि TI की फुल फॉर्म क्या है। TI के अंदर T का मतलब होता है ट्यूमर। ट्यूमर आप सभी जानते हो क्या होते हैं, ट्यूमर। और I का मतलब होता है इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग यानी इंड्यूस करने वाला या बनाने वाला, एक ऐसा प्लाज्मिड जो प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर, प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें ट्यूमर गांठे सी बना देता है। तो ऐसे प्लाज्मिड को TI प्लाज्मिड कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में पाया जाता है। और यहाँ पर R जो होता है, R का मतलब होता है रूट, और I का मतलब वही इंड्यूसिंग, यानी रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। लाइसोजीन से R नहीं है, R का मतलब यहाँ पर रूट है। ऐसा प्लाज्मिड जो प्लांट्स के स्टेम वाले पार्ट में यानी ऊपर वाले पार्ट्स में भी रूट्स का फॉर्मेशन कर देता है, उसको RI प्लाज्मिड कहते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं TI और RI प्लाज्मिड, क्योंकि ये प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करते हैं। और अपन इस चैप्टर के अंदर मेनली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करके अपन बेटर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी वाले प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए अपन को उन प्लांट्स के अंदर बेटर अच्छे जीन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और जीन ट्रांसफर करने के लिए अपन को वेक्टर की आवश्यकता है। और वेक्टर अपन जो काम मिलेंगे प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए वो TI और RI प्लाज्मिड है। एनिमल्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए अपन प्लाज्मिड डीएनए जो ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है उसको काम मिलेंगे, इसको अपन कम पढ़ेंगे। इन दोनों को अपन को ज्यादा स्टडी करनी है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इस टाइप से अपन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के 2 टूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वेक्टर। अब अपन तीसरा टूल्स, जो लास्ट टूल है अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो है DNA लाइगेज एंजाइम। इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो DNA लाइगेज एंजाइम, DNA लाइगेज एंजाइम, लाइगेज DNA वर्ड का तो मतलब आप समझते ही हो। लाइगेज एंजाइम, लाइगेशन शब्द का मतलब क्या होता है
लाइगेशन शब्द का मतलब होता है लाइगेज करना यानी जोड़ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने पढ़ा, उसका काम क्या था? कट करना, काटना। यानी ये एक डीएनए है, इसको अगर अपन को काटना है बीच में से ऐसे दो टुकड़े करने हैं, तो कौन सा एंजाइम काम में लेंगे अपन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसका कोई एग्जांपल EcoR फर्स्ट, इससे अपन इसको ट्रीट करेंगे तो ये कट करके दो टुकड़े बन जाएंगे इसके। अगर अपन को ये कहे कि वापिस ये टुकड़े आपको जोड़ने हैं, दोनों फ्रेगमेंट्स को आपस में फिर ऐड करना है, जोड़ना है, तब अपन काम में लेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज का मतलब लाइगेशन करना या जोड़ना। यानी दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में ऐड करने के लिए, आपस में ज्वाइन करने के लिए जिस एंजाइम को यूज में लिया जाता है वो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ध्यान में रखना है लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम यानी डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करता है, वो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। ज्वाइन क्यों करना है? करना पड़ता है अपन को, बताया ना मैंने आपको, ये प्लाज्मिड डीएनए है, इसमें अपन को किसी डेजाइड जीन को इंसर्ट करना है, इसमें लाना है अपन को, तो पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे, कट करने के बाद में इस वाले फ्रेगमेंट्स को तो अपन बाहर निकाल देंगे, और कोई डिजाइड जीन अपने पास है, जैसे मान लिया ये एक डीएनए था, ये अलग डीएनए है, इसका एक जीन, यानी ये जीन का मतलब ये फ्रेगमेंट, ये अपन ने लिया और इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करेंगे तो ये वाला टुकड़ा तो अपन ने बाहर निकाल दिया, ये खाली जगह पड़ी है, इसमें अपन को इसको जोड़ना है यहाँ, तो जोड़ने के लिए तो एंजाइम तो चाहिए ना, काटने के लिए जैसे चाहिए वैसे जोड़ने के लिए भी चाहिए, तो इसके अंदर इसको लाइगेज करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए जिस एंजाइम की हेल्प चाहिए वो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब यहां पर अपनी बुक के अंदर इस लाइन को दूसरे तरीके से दे रखा है अपन को कि वेक्टर डीएनए और डिजाइर्ड जीन को आपस में ज्वाइन करने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है वो एंजाइम डीएनए लाइगेज एंजाइम कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर भी तो डीएनए है, और डिजाइर्ड जीन, ये डिजाइर्ड जीन भी तो एक डीएनए का टुकड़ा ही है। इनको दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है वो एंजाइम कहलाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो दोनों काम अपने समझ में आ गए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। वो दो डीएनए फ्रेगमेंट्स कौन से होते हैं? एक तो वेक्टर डीएनए होता है, एक डिजाइर्ड डीएनए होता है। डिजाइर्ड डीएनए हो गया पूरा, इसमें से अपन एक फ्रेगमेंट काटा है तो वो डिजाइर्ड जीन हो गया। डिजाइर्ड यानी इच्छित या वांछित अच्छे कैरेक्टर्स वाला जीन, इसको इसके अंदर जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए एंजाइम आ गया डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसकी डिस्कवरी किसने की थी उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले अपन। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम की डिस्कवरी की अपन बात करते हैं तो किसने की थी? मार्टिन गेलट, मार्टिन गेलट नेम के साइंटिस्ट ने डीएनए लाइगेज एंजाइम की डिस्कवरी की थी। किसमें की थी? किस ऑर्गेनिज्म यानी किस बैक्टीरिया में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था? तो बैक्टीरिया का नाम आ जाएगा ई कोलाई बैक्टीरिया और T4 फेज। T4 फेज, T4 फेज, T4 फेज क्या है? ये एक बैक्टीरियोफेज का नाम है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे वायरस है ये वायरस का नेम है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय यानी बैक्टीरिया को खत्म करते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। शॉर्ट में इसका नाम एक एग्जांपल है T4 फेज। तो T4 फेज बैक्टीरियोफेज का नेम है और ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है। इन दोनों में से सबसे पहले मार्टिन गेलट ने डीएनए लाइगेज एंजाइम को डिस्कवर किया था और इस एंजाइम को अपनी कंप्लीट मैकेनिज्म करने के लिए यानी किसी दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए दो कोफैक्टर्स की भी जरूरी होती है, यानी दो चीजों की आवश्यकता होती है इसे। ये दो चीजें क्या होती है? एक तो NAD+ एंड दूसरा होता है ATP। इसको NAD+ मिल जाएगा, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। हम और आगे डिस्कशन करेंगे। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दो कोफैक्टर है। ये दो चीजें इसको मिल जाएगी और साथ में अगर दो डीएनए के फ्रेगमेंट मिल जाएंगे तो ये एंजाइम क्या कर देगा? दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा।
तो डिस्कवरी किसने की थी? मार्टिन गैलेट ने की थी। किस में की थी? ई कोलाई और T4 फेज में की थी। और इसकी मैकेनिज्म के लिए कौन सी कोफैक्टर चाहिए? NAD+ और ATP की जरूरत होती है। ये अपना तीसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम कंप्लीट होता है। तो ये अपन डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा टूल्स जो किया जाता है वो अगली वीडियो में अपन फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे इसको, कि अपन जो भी अपन टॉपिक कर रहे हैं वो अगली वीडियो में फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। इन दो को अपन डिटेल से 2-3 बार रिवीजन कर लिया है, इसको अपन अगले वीडियो में फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि नोट्स की PDF जो आपके पास आ रही है, अगर आपको कोई वर्ड, कोई स्पेलिंग या कोई लाइन वहां पर डाउटफुल है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको वहां पर अपनी बुक की हेल्प भी ले लेनी है। नोट्स जो है वो आपकी बुक्स में से, जो एडवाइजर वाली जो बुक आपकी है एग्रीकल्चर बायोलॉजी की, वो आपके पास बुक्स होनी चाहिए सभी के पास। आप बुक में से देखकर भी उस वर्ड को मेंशन कर सकते हो। कोई क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप, या तो आपके पास बुक नहीं है तो उस वर्ड को आप अंडरलाइन करके छोड़ दो, या किसी दूसरी जगह पर लिख लो कि यहाँ पर आप जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास होगी आप दोबारा से पूछ लोगे, या अपनी बुक साथ में रखो, उसमें से देखकर भी आप लिख सकते हो। डायग्राम्स मैं आपको प्रॉपर भेज रहा हूँ, डायग्राम्स भी आपको बुक की हेल्प से देख करके, हो सकता है PDF में क्लियर कहीं पर दिखाई नहीं दे तो आप बुक में से देख कर भी वो डायग्राम बना सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं वो यहाँ तक भेज दिए हैं, वेक्टर तक, जिसमें मैंने आपको एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, एक्टोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स तक के अपने पास आ चुके हैं। आज जो आपके पास PDF आएंगे उसके अंदर अपने छोटा सा कंटेंट किया है डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसके साथ में पीछे वाला थोड़ा सा मैटर और भेज दूंगा मैं आपको, यानी पहले वाली जो PDF आई थी वो भी कुछ इंक्लूडेड है, उसके अंदर शामिल है, और अगला डीएनए लाइगेज वाला भी हो जाएगा। तो आप अपनी बुक को भी साथ में रख करके नोट्स को एक बार टैली कर सकते हो। आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर अपन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में आप अपने पूछ सकते थे, ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने ऐप के थ्रू आप डाउट पूछ सकते हो, मगर फिर भी आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इस वाले डीएनए लाइगेज एंजाइम को रिवाइज करेंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स कौन से होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन उस वीडियो के अंदर लेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।